वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण। आज का हमारा टॉपिक है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि लूसेंट पॉलिटी सेक्शन का पार्ट 5 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से पार्ट 4 तक वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक पार्ट 1 से पार्ट 4 का डाल दिया है, क्योंकि बिना देखे उन्हें आज का टॉपिक आपको कम्प्लीटली समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि 1947 में आए थे। 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हिस्टोरिकल लॉ था, जिसके थ्रू इंडिया और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस दिलानी थी। इस एक्ट ने ब्रिटिश रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी और कॉर्न रूल को ऑफिशियली एंड कर दिया था। और ये एक्ट माउंटबेटन प्लान, जो कि 3 जून 1947 में आए थे, उसके ऊपर ये बेस थी। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो थी वो माउंटबेटन प्लान, जो कि 3 जून 1947 को आए थे, उसके ऊपर ये बेस थी। अब हम लोग बात करते हैं इसका पीछे का इतिहास कि क्या कारण था कि ब्रिटिश ने इसे एक्सेप्ट किया था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 1947 में लागू किया था। तो इसके पीछे का कारण यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन इकोनॉमिकली वीक हो चुका था, और यह था पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न था कि इंडिया में फ्रीडम का मूवमेंट भी पीक पर था। और तीसरा रीज़न था कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड अलग ही कर रही थी। ये था तीसरा रीज़न। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न था कि कैबिनेट मिशन फेल हो चुका था। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था वो फेल हो चुका था प्रॉपरली, इसीलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को बनाई गई थी। और सबसे बड़ा कारण इसका ये भी था कि कम्युनल राइट्स, जो कि डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में आई थी, ये भी सबसे बड़ा एक रीज़न मानी जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने प्रोटेस्ट किया था डायरेक्ट एक्शन डे का नाम से, जो कि 1946 में आई थी। इसलिए ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि पावर को अब ट्रांसफ़र कर दिया जाए दोनों के हाथ में। तो इसका पीछे का कारण यही था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट्स को। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया था 18 जुलाई 1947 को, और इम्प्लीमेंट 15 अगस्त 1947 को कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। 15 अगस्त 1947 को द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लागू कर दिया गया था। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट जो कि आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं पार्टीशंस ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया को 2 डोमिनेंट्स में बांटना था, जिसका एक था इंडिया, दूसरा था पाकिस्तान। पाकिस्तान को 2 पार्ट में बांटना था, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी लेटर बांग्लादेश 1971 में हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं इसका मेन प्रोविज़न ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। जिसका मेन प्रोविज़न था वो क्या था? तो सबसे बड़ा कारण यही था कि सबसे बड़ा मेन एडवांटेज हमारा ये हुआ कि ब्रिटिश का जो रूल था वो इंडिया के ऊपर से ख़त्म हो चुका था, और ब्रिटिश कॉर्न का भी रूल ख़त्म हो गया था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट भी एबोलिश हो चुका था। और तीसरा क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंट्रोल भी ख़त्म हो गया था इंडिया के ऊपर से। अब हम लोग बात करते हैं क्रिएशन ऑफ 2 डोमिनेंस के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान को डोमिनेंस स्टेटस मिल चुका था, दोनों अपने गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर सकते थे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने अपने गवर्नमेंट जनरल को अपॉइंट कर सकते थे। और इसमें जो इंडिया का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना था वो बना था मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम लोग बात करते हैं सबॉर्डिनेटी ग्रांटेड। तो दोनों कंट्रीज़ को फुल्ली सबॉर्डिनेट हो गई थी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट फ्यूचर में लॉ नहीं बना सकती थी। और अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अपने अलग अलग बना सकती थी, और लेजिस्लेचर का काम भी स्टार्ट हो चुका था।
दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट में, इंडिया और पाकिस्तान में। अब हम लोग बात करते हैं इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को टेम्प्रोरी कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया था। तो ये थी हमारी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आई थी, जिसको हम लोग टेम्प्रोरी कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका प्रोविजनल एटोनॉमी के बारे में। प्रोविजनेस को डिसाइड करना था कि इंडिया में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। दोनों दोनों तरफ का आदमी लोग कंफ्यूज में नहीं था, वो पूरी तरीक़ा से फ्रीडम में थे कि आप किस तरफ जाना है। आपको इंडिया में रहना है तो इंडिया में रहिए, पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान में रहिए। ये उस टाइम प्रोविजनली एटोनॉमी आया था कि आपको जिधर भी जाना है आप जा सकते हैं, आप पर कोई भी दबाव नहीं है। तो प्रिंसली स्टेट्स, अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसली स्टेट को। ब्रिटिश सेजोनिटी ख़त्म हो चुकी थी, ब्रिटिश का जो शासन था वो पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो चुका था। प्रिंसली स्टेट का चॉइस था। ब्रिटिश भी कोई दबाव हम लोग के ऊपर नहीं डाल सकता था कि आप इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें। ब्रिटिश का इसमें कोई रोल ही नहीं था। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता था कि आप कौन सा स्टेट ज्वाइन करेंगे, कौन सा प्रिंसली स्टेट मतलब ज्वाइन करेंगे। तो यही थी। तो इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान ज्वाइन करें, ये थ्योरेटिकली इंडिपेंडेंट थे, मतलब पूरी तरीक़ा से आज़ादी थी कि आप कौन से साइड जाना चाहते हैं। प्रैक्टिकली ज़्यादा लोग ने इंडिया को ज्वाइन किया था सरदार पटेल का रोल के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं ऑफिस ऑफ वायसराय एबोलिश्ड, जो कि वायसराय का पोस्ट भी ख़त्म हो चुका था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आती थी। वायसराय का सिस्टम वो भी ख़त्म हो चुका था हम लोग का। और अब गवर्नर जनरल डायरेक्टली डोमिनेंस का हेड माना जाता था। जो वायसराय का पोस्ट था ब्रिटिश के समय, उसको हटा करके अब गवर्नर जनरल को डायरेक्टली डोमिनेंस का हेड बना दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं आर्म फोर्स एंड एसेट्स का डिवीज़न। इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी, रेवेन्यू एंड लिबर्टीज़, ये सबको बांट दिया गया था। सबका पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, सबका बंटवारा हो चुका था। जितने भी चीज़ थे सबका बंटवारा हो चुका था। इसका जो लीगल इम्पैक्ट क्या पड़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से जो लेकर सब ब्रिटिश लॉ का एंड हो चुका था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1861 से लेकर के सभी जितने भी ब्रिटिश रूल था वो सब कुछ का एंड हो चुका था। और इंडियन लेजिस्लेचर सुप्रीम हो गई थी, फुल्ली आज़ादी मिल गई थी और ब्रिटिश कंट्रोल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। इसका हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का जो अलग हुआ उसका कुछ हमें एडवांटेजेस भी मिला और कुछ डीमेरिट्स भी मिला, डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों मिला। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज को बात करते हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। सेल्फ गवर्नेंस स्टार्ट हुआ, ये भी अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने का मौका मिला, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाने का हम लोग को मौका मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसका डीमेरिट्स क्या हुआ, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हुआ, बंटवारा का टाइम बहुत सारा वायलेंस हुआ था और रेफ्यूज रेस भी हुआ था बहुत सारा, और हिस्ट्री इम्पेलिटेड मतलब जल्दबाजी भी बहुत सारी की गई थी। जल्दी में बहुत कुछ खोना भी पड़ा, बहुत कुछ देना भी पड़ा था हमें, और इसीलिए कश्मीर का इशू भी इस बीच रह गया था, जो कि अभी तक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो इसमें आपको यही याद रखना है, लास्ट ब्रिटिश लॉ इंडिया में कब तक रहा था। बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान को भी याद रखना है आपको। इफ़ेक्टिव डेट्स जो कि 15 अगस्त 1947 है, ये भी आपको याद रखना है। टू डोमिनेंट्स क्रिएशन कब हुआ, इसको भी आपको याद रखना है। और ब्रिटिश कौन रूल एंड कब हुआ, ये सब आपसे पूछ सकती है। ये सब है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका कंक्लूज़न क्या निकला, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का कंक्लूज़न क्या निकला, इसने इंडिया के लिए फ्रीडम की दरवाज़ा खोला, और लेकिन साथ ही बंटवारा का दर्द भी दिया गया। ये एक्ट इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मॉडर्न इंडिया का जर्नी स्टार्ट हुई थी।
तो ये थी हमारी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। थैंक यू।